अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। होपफुली जी आपने प्रैक्टिस भी की होगी। ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के हवाले से डिस्कस किया था जी लास्ट टाइम हमने कि ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का उसके मॉडल कैसे बनेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन उस पर कैसे बनता है, कंस्ट्रेंट्स कैसे बनते हैं। रिवाइज कर देता हूँ जिसमें हमने कहा था कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो मिनिमाइजेशन के हवाले से बात होगी। हमेशा m नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स बनते हैं, उसमें n नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स बनते हैं जी, और डिमांड और सप्लाई जो वो इक्वल होती है। ठीक है, इन जनरल जो अगर आप ये कहना चाहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स कितने बन जाएंगे, वो आप कह सकते हैं जी n+n+1 आपके पास जो है नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स आपके पास बन जाएंगे। आपने बात की थी कि ये नंबर ऑफ m कंस्ट्रेंट्स है जिसको हम m जनरली बात करते हैं। ठीक है जी, ये कितने कंस्ट्रेंट्स बनेंगे जी, आपके पास n नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स बनेंगे और ये एक आपके पास ऑटोमेटिकली होगा। तो आपके बता सकते हैं कि m+n+1 आपके पास नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स जो है वो टोटल यहाँ पे आपके पास जो है वो बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे जी लिख भी दिया जी, मैंने बोल भी दिया कि टोटल नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स कितने बनते हैं जी। अच्छा ये तो था जी आपके पास ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के हवाले से हमने बातें की थी। आज के रोज हम बात करें जी करेंगे इसका सोल्यूशन की तरफ, इसका सोल्यूशन इन प्रॉब्लम्स का कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले जी बात आपने नोट कर लेनी है जी, आपने स्टार्टिंग बेसिक जो सोल्यूशन निकालना है, बेसिक सोल्यूशन जो है वो किस तरह निकाला करेंगे। 3 मेथड्स आपके पास अवेलेबल है, आप नोट्सों पे देख रहे हुए यहाँ पे। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है नंबर 1 की, बेसिक इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन निकालने के लिए बात करेंगे। आपका तो पर्पस होता है आपने ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना, तो सबसे पहले हम बेसिक निकालेंगे, उसके बाद जो है हम ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालेंगे। The first method है जी आपके पास नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, सेकंड मेथड है लीस्ट कॉस्ट मेथड, और थर्ड वन आपके पास है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। अच्छा जी, एक और अहम बात सुन लेंगे आप यहाँ पे, अगर आपको एग्जाम्स के हवाले से बाउंड नहीं किया गया तो आपको एडवाइस मैं ये करूंगा, रिसर्चर्स लोग ये कहते हैं कि वोगल्स अप्रोक्सीमेशन जो है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालने के लिए आपकी आइटेशन जो है वो कम परफॉर्म करनी पड़ती है। सेकेंडली अगर आप लीस्ट कॉस्ट करते हैं तो फिर एक आध शायद आपको एक्सटेंड आपको आइटेशन परफॉर्म करनी पड़े, और नॉर्थ वेस्ट में आपको सबसे ज्यादा आइटेशन परफॉर्म करनी पड़ती है। आपके सिलेबस में तीनों मेथड्स हैं, तो हम तीनों मेथड्स के थ्रू बात करेंगे इन सोल्यूशन लेके। और जितने भी प्रॉब्लम मैंने नोट्सों पे भी डिस्कस किए, मैंने सब के हवाले से बात की ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। आपको मैं इसमें बल्कि कंफर्मेशन भी बताऊंगा, प्रूफ करके बताऊंगा कि जो मैंने अभी बात की है कि सबसे पहले अगर गूगल्स का इस्तेमाल करें तो आपकी आइटेशन बहुत कम हो जाती है। अगर आप लीस्ट कॉस्ट करेंगे तो शायद एक आध आपकी बढ़ जाएगी आइटेशन जो है। अगर आप नॉर्थ वेस्ट करेंगे तो आपकी आइटेशन आपको लीस्ट कॉस्ट ही बढ़ जाएंगी। मतलब कि अगर गूगल अप्रोक्सीमेशन में आप एक आइटेशन परफॉर्म किया आपने ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालने के लिए, तो उसी के अगर लीस्ट कॉस्ट के थ्रू आपने ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाला है तो आपको मे बी 2 आइटेशन परफॉर्म करनी पड़े। अगर आपने नॉर्थ वेस्ट से निकाला है तो आपको मे बी 3 आइटेशन परफॉर्म करनी पड़े। तो इसलिए लोग कहते हैं जी कि आप गूगल्स का इस्तेमाल करें, लेकिन आपके नोट्सों में आपके सिलेबस में सॉरी तीनों मेथड्स हैं तो तीनों पे बात करेंगे। ये वही सारे वर्ड्स यहाँ पे भी लिखे हुए जी के इनकी मेथड्स में फर्क क्या है, उसे ये भी यही लिखा हुआ जो मैंने भी बात की। इन जनरल the Vogel's method yields the best starting solution and the northwest corner method yields the worst। ठीक है, अब ये थ्योरी सारी लिखी है जी तीनों मेथड्स के हवाले से, ये सारी आपने याद कर रही है। अभी मैं वन बाय वन सोल्यूशन पे जाने लगा हूँ कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड्स के थ्रू जो है आपने कैसे उसका सोल्यूशन निकालना है। जो मैं उधर बातें करूँ वो सारी यहाँ पे स्टेप्स की फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है जी, आज का लेक्चर हमारा बेसिक initial feasible solution निकालने के लिए for transportation model, in which we will discuss 3 methods. Number 1 northwest corner method, number 2 least cost method, and number 3 is Vogel's approximation method। तो यहाँ पे थ्योरी जो है जैसे मैंने बोला कि आप यहाँ से देखेंगे जैसे जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ते जाए होता जाएगा, जैसे मैं अभी आपको करके बताता हूँ, तो आपकी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड की ये कंफ्यूजन सारी दूर हो जाएगी। ये सारी मैंने वर्ड्स वही लिखे हुए हैं, डिस्कोर्स में भी सारी वही चीजें लिखी थी जो आपने उसमें प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, और गूगल अप्रोक्सीमेशन में भी। आज तक हम काम यहाँ तक करेंगे। अगला लेक्चर आपके पास मैं डिस्कस करूंगा टेस्ट फॉर ऑप्टिमैलिटी, ऑप्टिमैलिटी को अचीव कैसे आपने कैसे फाइंड आउट किया करना है। उसके लिए भी 2 मेथड्स होंगे, जब हम लेक्चर नंबर 3 पे जाएंगे इस वीक पे तो उसमें ये डिस्कशन करेंगे। अभी आज के दिन जो है हम बात कर रहे हैं इनिशियल फिजिबल सोल्यूशन निकालने के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले जी हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट मेथड के साथ, जो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड्स को कहते हैं। एक एग्जांपल है जी, ये सारे नोट्सों पे ट्रांसपोर्टेशन में मैंने एक ही एग्जांपल का इस्तेमाल किया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। तभी आपको पता चलेगा कि आइटेशंस क्यों आपको ज्यादा करनी पड़ती है नॉर्थ वेस्ट में, क्यों कम करनी पड़ती है लीस्ट कॉस्ट में, और सबसे कम क्यों करनी पड़ती है वूगल के हिसाब से। चलिए जी जरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट सुन लेंगे। ये 3 सोर्सेज हैं,
डी के नाम से मैं बात करूंगा यहाँ पे, ई के नाम से और एफ के नाम से। और ये 2 का मतलब ये है कि जिस आपने डेस्टिनेशन तक जो है वो सप्लाई करनी है। फर्नीचर की एग्जांपल है, उसे लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव फर्नीचर कॉर्पोरेशन जो है विच मैन्युफैक्चर्स ऑफिस डेस्क एट 3 लोकेशंस। 3 डिफरेंट लोकेशंस पे वो बना रही है। वो कौन सा है जी? डेस्मोन्स के नाम से है, यूनिवर्सल के नाम से है, फोर्ट के नाम से है, ये स्टेट्स हैं यूएसए की एक्चुअली जो है। ठीक है, इसलिए मैं जनरली ए बी सी और डी ई एफ की बात किया करूंगा यहाँ पे। द फर्म थ्रू रीजन वेयर हाउसेज कौन से हैं जी? ये ए बी और सी जो है। उसके बाद करना है क्या जी? कॉस्ट का आपको ट्रांसपोर्टेशन की बात है। द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मे हाउ टू डिस्क्राइब एज हाउ टू सिलेक्ट द शिपिंग रूट्स। कैसे कैसे शिपिंग रूट्स के अडॉप्ट करने चाहिए कि नंबर ऑफ डेस्क जो है वो रूट पे कम से कम उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पड़े। ठीक है, और सब रूट्स तक वो पहुंच भी जाए। मतलब डी जो है, नोट करेंगे आप, क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। डी अगर ए को सप्लाई करता है तो एक डेस्क भिजवाने पे $5 पे करने पड़ेंगे। ठीक है, डी जो है बोस्टन को भेजेगा तो 4 लगते हैं जी, डी जो है सी पे भेजेगा तो $3 लगते हैं। और सप्लाई जो है मतलब कि डेस्क मॉन्स जो है कितने भिजवा सकते हैं? 100 भिजवा सकता है। और जो है ए की डिमांड कितनी है जी? ए की डिमांड कितनी है? 300 है। आप देख रहे होंगे नीचे कॉलम में लास्ट रो में लिखा हुआ है। ए की डिमांड 300 है, बोस्टन की 200 है, सी की 200 है। इसको अगर आप एडअप करते हैं तो डिमांड तीनों की आपके पास वेयर हाउसेस की कितनी है? 700 है। अब डेस्क वॉल्स कितने बना रहे हैं? 100 बनाता है जी वो। ई वाला जो है वो 300 बना रही है स्टेट, और फोर्थ वाली जो है वो 300 बना रही है जी। ठीक है, तो टोटल ये आपके पास देख सकते हैं आप, ये बैलेंस प्रॉब्लम हो गया। मतलब कि 700 नंबर ऑफ डेस्क जो है वो आप बना रहे हैं जी वो, और 700 ही आपने भिजवाने हैं। अब आप सबसे पहले जी डेवलपिंग एन इनिशियल सोल्यूशन बाय यूजिंग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड्स के थ्रू हम बात करेंगे। आपने देखा ये फॉर्म मैंने अब जैसे बोला कि क्वेश्चन के थ्रू हम बात करेंगे। ये डी ई एफ आपके पास है, इस पे हम, और ये डिमांड मैंने लिखा हुआ जी, ए बी सी लिखा हुआ है, सप्लाई। ये जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने लिख दी है। जैसे कि $5 लगते हैं 43, तो नोट करेंगे 543,843,975। और ये जो वैल्यू आई है ये सोल्यूशन निकालने के लिए, अभी मैं उसी पे जाने लगा हूँ। ये वैल्यूज इन सेल्स में कैसे आपने लिखनी है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का मतलब है सबसे पहले इस कॉर्नर से आपने स्टार्ट करना, पहला कॉर्नर जो भी आपके पास होगा। ठीक है, अब आप नोट करें ये की डिमांड कितनी थी? 300, और डेंसमोस की कितना बना रहा है? वो 100 बना रहा है। इसका मतलब है कि आप सबसे ज्यादा कितनी इसको दे सकते हैं? ए को मैक्सिमम कितना दे सकते हैं जी? 100 जो है वो सप्लाई मतलब दे सकते हैं। अगर आप 100 इसको दे देंगे यहाँ से, तो इसका मतलब लाइट्स एक हल्की सी एग्जाम्स में भी आपने इसी तरह इनको क्रॉस करना है। ये 100 यहाँ से खत्म हो गया तो ये 100 इधर चला गया, और यहाँ से 300 जो उसकी डिमांड थी, आपकी डिमांड जैसे हमने बोला था कि नंबर ऑफ सोर्सेज है, नंबर ऑफ डेस्टिनेशन है, किसी भी सोर्स किसी भी डेस्टिनेशन पे जा सकता है। तो आपने नोट किया कि इसकी डिमांड जितनी कितनी चाहिए थी? 300 चाहिए थी, तो 100 आप इसको दे दिया, तो पीछे इसकी कितनी डिमांड रहेगी? 200, जो कि आप अपने हाथ से यहाँ पे लिखेंगे जो मैंने लिखा है 200 इसकी डिमांड अभी रहती है। ए वाली जो है वो इधर से भी जा सकती है, इधर से भी जा सकती है। तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे, सब रिपीट कर। तो सबसे पहले आपने इस कॉर्नर से स्टार्ट करना है, इस कॉर्नर से स्टार्ट करना है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का मतलब होता है कि आपने नॉर्थ से शुरू करना है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू किया आपने, इसको आपने 100 दे दिया और यहाँ पे 200 बच गया। ठीक है, एक 100 हल्की सी लाइन लगा देंगे ताकि एग्जाम्स में भी मुझे दिख सके कि हाँ जी बिल्कुल जी ठीक है, आपने सही काम किया है। और यहाँ पे 300 की जगह कितना बच गया? 200 बच गया। अब इस कॉर्नर के बाद इस कॉर्नर में आपने आना है। ठीक है, 4 में आएंगे, फिर इस कॉर्नर में आएंगे, फिर इस कॉर्नर में आएंगे, फिर इस सेल में, फिर इस सेल में, फिर इस सेल में, फिर इसमें, फिर इसमें आएंगे। अब इस सेल में देने के बाद आप जब इस सेल में आएंगे, अब आप चेक करेंगे बोस्टन जो है इसकी डिमांड कितनी थी? इसकी डिमांड 200 है। ठीक है, और वो कितना ले सकता था? यहाँ से वो देखिए आप ऑटोमेटिकली जो है अब यहाँ से खत्म होगी वैल्यू 100 उसने, और ऑलरेडी जो है ए वाले को दे दी है। अब यहाँ से कोई वैल्यू नहीं जा सकती, इसका मतलब आप इस सेल में कोई वैल्यू नहीं दे सकते। ठीक है जी, नेक्स्ट मूव करेंगे इस सेल में। इस सेल में भी सेम आपको कितना चाहिए था? 200 चाहिए था। ठीक है, तो क्या हुआ क्या? अब यहाँ से आप बिल्कुल जी ये ऑलरेडी आपका खत्म हो चुका है, पहले सेल से जब आपने दे दिया था, तो इस सेल में भी आपकी वैल्यू जो है आप नहीं दे सकते। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था जी कि आप इस सेल में आ जाएंगे। इस सेल में आएंगे तो आप नोट करें, यहाँ से अब डिमांड अभी तक एक की डिमांड 200 बची थी जो आपने लिखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ से कितनी डिमांड वो सप्लाई दे सकता है? वो 300 दे सकता है। इसका मतलब है कि वो 200 और 300 का मतलब है दोनों का जो सबसे वैल्यू कम आ रही है कितनी? 200 है। तो आपने इसको 200 वैल्यू इसको दे चुके हैं। जब 200 वैल्यू आपने दे दी तो यहाँ पे कितना बच गया? 0।
और यहाँ से सप्लाई में जो 300 था, जब 200 आप उसको दे चुके तो पीछे कितना बच गया, 100 बच गया। ठीक है, तो आपने इसको 100 लिख लेना है। ठीक है जी। अब आप सेल में दे चुके तो आप वेरी नेक्स्ट सेल में आ जाएंगे। वेरी नेक्स्ट सेल में आया तो आपने देखा कि 4 की डिमांड, इस सेल की डिमांड जो है वो कितनी है, 200 है। वो यहाँ पे कितना पड़ा है, 100 पड़ा है, तो इसका मतलब आप उसको 100 दे दें। जब आप इसको 100 दे दें तो 200 से कितना रह गया, 100 रह चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेल में आ जाए तो जाहिर बात है इस सेल में अब वैल्यू नहीं जा सकती क्योंकि ऑलरेडी जो 100 की जगह खत्म हो गई है, इसलिए मैंने जीरो लिखा है। आप अपने नोट्स पे लिखेंगे जीरो जो है, ये बाई चांस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे भी आप लिख लेंगे। इस सेल के जाने के बाद फिर आप इस सेल में आ गए 9 में। अब 9 में आप नोट करें तो ऑलरेडी जो है सारी आज की डिमांड पूरी हो चुकी है। इसका मतलब है कि इस सेल में देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इस सेल में आ जाए, इस सेल में आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 भी बचा हुआ था। ठीक है, इस सेल में 200 भी आपके पास जो था वो 300 था। आपने इसको क्या दे दिया, इसको 100 दे दिया, 100 यहाँ से दे दिया तो यहाँ पे जीरो आ गया जी, और यहाँ पे क्या बच गया, 200 बच गया। अब जाहिर बात है कि ए की कॉलम बच गया आपके पास, एक सेल जो है इसमें 200 है और यहाँ पे भी 200 चाहिए, तो इसका मतलब है 200 कट गया तो यहाँ पे 200 इसको दे दिया आपने, यहाँ पे भी जीरो, अगर यहाँ पे भी जीरो आ गया। ठीक है, अब आप नोट करें, नोट क्या कर रहे हैं जी आपने, टोटल जो है वो 700 ही, जो ये ऑटोमेटिकली बैलेंस प्रॉब्लम था कि जो कि आपने यहाँ पे देना था वो गिवन है। अगर आप इसको काउंट करते हैं तो नोट कीजिएगा 100, 200, 300 हो गया, ये 400 हो गया, ये 500 हो गया, और ये 600 और 700। तो टोटल 700 की आपके पास डिमांड थी और 700 ही सप्लाई करना था, जो कि आप ऐसे इस वे पे चले गए। ये था जी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड जो मैंने भी डिस्कस किया आपके साथ। अब इसमें कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, तो वेरी सिंपल, कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं आप, 100 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 200 को 8 से कर दिया जी, 100 को 4 से कर दिया, 100 को 7 से कर दिया, 200 को 5 से कर दिया, तो $4200 आपको टोटल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी अगर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के थ्रू आप बात करते हैं। ये कोई भी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल अगर आपने यूज करना है तो उसके लिए सबसे पहले इनिशियल सोल्यूशन आप निकालेंगे, जो कि मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया। मैंने कहा कि सबसे पहले इस सेल से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इस सेल से, फिर इस सेल में गए, फिर इस पे जाना है, फिर इस पे जाना है, फिर इधर मूव करना है, फिर इस साइड पे, फिर इस साइड पे, फिर इस साइड पे मूव करना है। आपको बुक जो है बेरी लेंडर की मैंने बुक दी हुई जी, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के हवाले से होंगे, या कोई भी और भी बुक अगर आपके पास है उसका इस्तेमाल करते हुए आप इसको देखेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपके पास कंफ्यूजन दूर होगी है। ठीक है जी, फिर भी कोई प्रॉब्लम फील होगा तो आप जो है मोस्ट वेलकम है जी, मुझसे पूछेंगे। ये था जी नॉर्थ वेस्ट आपके पास कॉर्नर मेथड पे मैंने बात की। अब सेकंड मेथड बात करते हैं। अभी देखिए इनिशियल फीस में सोल्यूशन कुछ भी निकल सकता है। अगर आप नॉर्थ वेस्ट से निकालेंगे तो जैसे $4200 निकला है, अगर आप ईस्ट कॉस्ट से निकालेंगे तो वो $4100 निकला है, अगर आप गूगल से निकाल रहे हैं तो सोल्यूशन निकला आपके पास $3900। आपका ऑब्जेक्टिव होता है आपने उसका ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना है। जब आप ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालेंगे तो नोट करेंगे जब भी वो निकलेगा, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ वो कितना निकला फाइनली, जब वो $3900 निकला होगा। ठीक है, इनिशियल सोल्यूशन अगर कोई बच्चा, अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अगर कोई बच्चा नॉर्थ वेस्ट से करता है और अब उसके बाद उसने ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाला, और डिपेंड ये करता है कि इनिशियल सोल्यूशन जो है, अगर किसी ने नॉर्थ वेस्ट से निकालना है, किसी ने लीस्ट कॉस्ट से निकालना है, तो सोल्यूशन जो है या गूगल से निकालना है, सोल्यूशन सबका चेंज होगा। लेकिन जब ऑप्टिमल निकालेंगे वो सोल्यूशन सबका मैच होना चाहिए। अगर उसमें प्रॉब्लम आ रहा है इसका मतलब वो फिर आपने गलत किया है। अब हम बात करेंगे जी यहाँ पे लीस्ट कॉस्ट मेथड पे, कि लीस्ट कॉस्ट मेथड पे जो है आप लोगों ने इसका जो है सोल्यूशन इनिशियल कैसे निकालना है। जैसे कि नाम से लग रहा है जी लीस्ट कॉस्ट मेथड। ठीक है जी, अभी मैं इसको इस पे भी डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे जी यहाँ पे लीस्ट कॉस्ट मेथड के हवाले से। लीस्ट कॉस्ट मेथड जैसे कि नाम से लग रहा है लीस्ट कॉस्ट, पूरे मॉडल में, पूरे क्वेश्चन में जो सबसे लीस्ट कॉस्ट पड़ी है, इसका मतलब होगा उस सेल से आपने वैल्यू को देना शुरू करना है। ठीक है, अब आप देखें कि पूरे सेल, पूरे यहाँ पे कॉस्ट 5 है, 4 है, 3 है, पूरे मैंने बोला क्वेश्चन में पूरे रोज पे और कॉलम में जहां सबसे लीस्ट कॉस्ट आपके पास वैल्यू पड़ी है, तो सबसे पहले हम उसको वैल्यू देंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास एक से ज्यादा सेम वैल्यू आ गई है तो आप किसी को भी दे सकते हैं, वो फिर आपकी चॉइस है। अब आप नोट करेंगे यहाँ पे 5 है, 8 है, 9 है, 4 4 7 3 3 5, इसका मतलब है सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है, 3 आ रही है। तो सबसे पहले वैल्यू आप किसको देंगे, 3 को देंगे। अब 3 दो दफा आ गया, इसका मतलब है ये आप स्टार्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, आप स्टार्ट इस 3 में भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस होगी।
तो सबसे पहले चले जी मैं इस 3 को वैल्यू देता हूँ। इस 3 को कितना मैं दे सकते हैं जी, 100 सप्लाई है इसमें, अगर आप देखें और इसकी डिमांड कितनी है 200 है, तो आप इसको 100 दे दिया तो यहाँ से लाइन कट गई है, 0 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे कितना बच गया, 100 बच गया, आपने इसको 100 लिख दिया। इसका मतलब है कि इस 2 सेल्स में अब वैल्यूज आपके पास नहीं जा सकती। लेकिन जब आपने 3 को दिया, मेथड लीस्ट कॉस्ट है, तो सबसे पहले किसको शुरू किया था, सबसे कम वैल्यू को, 3 को वैल्यू दे चुके हैं, ठीक है। ये तो जस्ट आपको याद करवाने के लिए, समझाने के लिए बात की है कि अब इनको वैसे हम वैल्यू असाइन नहीं कर सकते क्योंकि इस रो में वैल्यू खत्म हो चुकी है। इस 3 के बाद फिर अगेन वही काम प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे कि सबसे लीस्ट वैल्यू देखेंगे। अब फिर अगेन चेक की तो फिर अगेन आपके पास 3 वैल्यू आई है, इसका मतलब कि इसको वैल्यू आप देंगे, इसको कितनी वैल्यू दे सकते हैं। अब आप देखें कि 100 जा सकती है और इसके पास अवेलेबल 200 है, तो जारी बात है यहाँ से आपके इसको आपने 100 दे दिया 3 को, ठीक है, यहाँ पे 0 बच गया और यहाँ पे ऑलरेडी 300 था, तो यहाँ पे कितना बच गया, 200 बच गया, तो वो 200 लिख दिया, ठीक है। अब 3 के बाद लीस्ट कॉस्ट कौन सी वैल्यू आ रही है, 4 आ रही है, ठीक है, ये 4 भी आ रहा है, ये 4 भी आ रहा है, इसका मतलब हम इसमें भी दे सकते थे, इसमें भी दे सकते थे। मैं इसे पूरा डिटेल से बात कर रहा हूँ। इस सेल में, इस सेल में जिसको मैं हाईलाइट करता हूँ, इस सेल में 4 में आप जो है वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। अभी मैंने ऊपर भी डिस्कस इसीलिए पहले किया था कि ये रो जो है ऑटोमेटिकली खत्म हो चुकी है, समझे, ठीक है। इसका मतलब है कि इस 4 को वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं। इस 4 को कितना दे सकते थे, डिमांड्स की 200 है, ठीक है, और यहाँ भी कितना पड़ा है आपके पास, 200 पड़ा है, ठीक है। तो आपने इसको 200 दे दिया तो यहाँ पे 0 बच गया जी, और यहाँ पे 0 बच गया, ठीक है। अच्छा जी, नोट करेंगे कि मैंने यहाँ पे 0 लगाया हुआ है। अभी तो आपको उसकी समझ नहीं आएगी, लेकिन ये पूरा रोल प्ले करेगा आपके महसूस निकालने के लिए। एक्चुअली वहां पे डीजनरेसी अपीयर हो जाती है। जब भी प्रॉब्लम में डीजनरेसी अपीयर हो जाती है, आपके पास आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, तो ये एक 0 आपको निकालना पड़ता है, ये लगाना पड़ेगा। ये क्यों लगाना पड़ा, जैसे मैंने बोला, आपके पास डीजनरेसी अपीयर हो जाती है। जब हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो वहां पे इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी आप अपने माइंड में रखेंगे ये 0 यहाँ क्यों लगाया, इस सेल में क्यों नहीं लगा दिया, इस सेल में क्यों नहीं लगा दिया। चलिए इसका अभी जवाब भी आपको दे देता हूँ। जहां पे रो और कॉलम एट अ टाइम कैंसिलेशन इकट्ठी हो जाए पहले ही प्रॉब्लम के अंदर ही सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हुए, जैसे कि 200 यहाँ पे इसको चाहिए था, ये भी 200 पड़ा था, ये भी 200 पड़ा था, तो आपके सामने जो भी सेल बच गया है उस रो में या कॉलम में, ये देखें, ये ऑटोमेटिकली ऑक्यूपाइड सेल है। ऑक्यूपाइड का मतलब इसको मैंने वैल्यू साइन कर दी है, इसमें भी आप दे चुके हैं, तो कौन सी बच गई आपके पास, ये बच गया, तो आपको 0 लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आप 0 लगा दें, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि डी जनरेट प्रॉब्लम हो जाता है, वो होता ये है। अगर आप देखें टोटल सॉल्यूशन सॉल्व करने के बाद एक ये ऑक्यूपाइड सेल है, ऑक्यूपाइड जिसको मैं सेल की वैल्यू दी होती है, ये आपके पास अनऑक्यूपाइड है। ऑक्यूपाइड सेल कितनी है, 1 2 3 4 और 5 है, ठीक है। डीजनरेसी का एक फार्मूला होगा, मैं अभी बल्कि आपसे शेयर भी करता हूँ यहाँ पे। अगर आपके पास यहाँ पे वो नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास प्रॉब्लम डी जनरेट कर रहा है, जैसे कि लिखा हुआ मैंने टेस्ट फॉर डीजनरेसी। इसलिए मैंने बोला था कि जब आप जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसमें हम इसको डिस्कस डिटेल से करेंगे। वो कहता है कि टेस्ट फॉर डीजनरेट करें m प्लस n माइनस वन। अगर ये m प्लस n माइनस वन जो है, while the resultant value of this equation should equal the number of filled cell, अगर ये वैल्यू फिल्ड सेल की इक्वल आ रही है, ठीक है, तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज आपके पास क्या कर जाएगा, प्रॉब्लम डीजनरेट कर जाएगा, तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो m अगर आप देखिए इस प्रॉब्लम में कितने 3 है, n कितने हैं 3 है, m प्लस 3 प्लस 3 कितने होगा 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है 5। इसका मतलब है कि 5 आपके पास ऑक्यूपाइड सेल होने चाहिए। अगर आप इसमें प्रॉब्लम में देखेंगे नॉर्थ वेस्ट में, तो 1 ऑक्यूपाइड सेल, सेकंड ऑक्यूपाइड सेल, 3 ऑक्यूपाइड सेल, 4 और 5, ये 5 पूरे हो चुके थे। अगर आप ये 0 नहीं लगाया सपोज आप, तो ऑक्यूपाइड सेल कितने बचे आपके पास, 1 2 3 और 4, आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। इसका मतलब 0 कहाँ लगा सकते हैं, जो आपके पास अनऑक्यूपाइड सेल्स है। अनऑक्यूपाइड सेल्स कौन से हैं, 5 4 8 7 और 5। मैंने बोला कि एक रूल ऑफ थंब ये है कि जहां पे रो और कॉलम कैंसिलेशन इकट्ठी हो जाती है, वहां पे आप 0 पुट कर दें। एक्चुअली जब अभी आपकी फिलहाल काफी कोशिश मैंने की दोबारा आपको समझाने के लिए कि 0 क्यों लगाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, जब हम वहां पे ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर भी मैं आपसे ये दोबारा एक दफा फिर इस बात को रिपीट करूंगा, ठीक है। अब आप आ जाए यहाँ पे प्रॉब्लम पे, 4 की जगह 200 आप दे चुके हैं, ये कैंसिलेशन हो गई। अब 4 के बाद आपके पास फिर लीस्ट कॉस्ट वैल्यू कौन सी है, आपके पास 5 है। इस ये 5 भी आ रहा है, ये 5 भी आ रहा है, ठीक है। तो आप नोट करें इस 5 में भी आप वैल्यू नहीं दे सकते, इस 5 में भी वैल्यू आप नहीं दे सकते, वो ऑटोमेटिकली जो है वो खत्म हो चुका था। फिर आपके पास क्या बच गया, 7 बच गया। 7 भी आपके पास ऑटोमेटिकली जो है आप इसको वैल्यू साइन नहीं कर सकते।
फिर पीछे क्या बच गया, 8 बच गया। 8 में तो आपके पास जारी बात है पहले ही जो था हम वैल्यू साइन नहीं कर सकते थे, तो बाई चांस जो था हमें डीजनरेट प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए हमने 0 लगाया। तो सबसे आखिरी वैल्यू बाई चांस क्या बच रही है जी, बाई डिफॉल्ट 9 बच रही है। इसको आप 300 चाहिए, इसको 300 दे देंगे। अब आप अगेन टोटल करेंगे तो चेक कर सकते हैं यहाँ पे 100 कितने हो गए, 200 200 प्लस 200 कितने हो गए, 400 400 में 300 आप ऐड करेंगे तो कितने हो गए, 700 700 100 में 0 ऐड करेंगे तो अगेन क्या रिजल्ट आएगा, 700 ही आएगा। सिर्फ ये 0 लगाने का मकसद जो है आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब टोटल कॉस्ट जो है बिल्कुल उसी पैटर्न पे निकाल सकते हैं। 100 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 3 से कर दें, 200 को 4 से कर दें, 300 को 9 से कर दें, तो टोटल सॉल्यूशन क्या निकलेगा, $4100। तो ये सॉल्यूशन मैंने बोला कि अगर आप लीस्ट कॉस्ट से कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर गूगल से करें तो कुछ निकलेगा, लीस्ट से करें तो लीस्ट कॉस्ट से करेंगे तो कुछ और निकलेगा, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से करेंगे तो कुछ और निकलेगा। ठीक है, लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन सबका सेम होगा। डेवलपिंग एन इनिशियल सॉल्यूशन, लास्ट आज की डिस्कशन जो है गूगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड का हम इस्तेमाल करने लगे हैं जी, कि गूगल्स के थ्रू कैसे निकालें। गूगल्स में देखेंगे थोड़ा सा वर्किंग आपको ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन आगे आपको ऑप्टिमम में वर्किंग नहीं करनी पड़ती। सर सुनने की ये भी आसान चीज है। लार्जेस्ट पेनल्टी इन रो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, एक आपको करनी पड़ेगी लार्जेस्ट पेनल्टी इन कॉलम। ये कैसे करते हैं, ये पूरा जो है टेबल अगर आप देखें, जो मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये जिसमें हाईलाइट भी करता हूँ, ये वो है जो इनिशियल टेबल आपके पास था। ठीक है, ये वाली रो, ये वाली वैल्यूज छोड़ दें, ये कैसे आई है ये मैं अभी आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले जी लार्जेस्ट पेनल्टी इन रो कैसे कैलकुलेट करना है, मेथड सुन लेंगे हम। रो वाइज जितनी लीस्ट की वैल्यूज पड़ी है 3 4 5, इसमें से दो स्मॉलेस्ट वैल्यूज को पिक करें। ठीक है, ये सारा कुछ थ्योरी में लिखा हुआ है, जो बातें मैं भी आपसे कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा है, रो वाइज पहली रो में सबसे दो छोटी लीस्ट कॉस्ट की वैल्यू पिक कर रहे हैं। वो कौन सी है, 4 और 3, दोनों का डिफरेंस नोट कर ले, वो क्या आ गया 1, वो इसके सामने लिख दें। अगेन उसके बाद क्या करेंगे, सिमिलरली सेकंड रो के लिए भी बात करेंगे, फिर आप थर्ड रो के लिए भी बात करेंगे। 8 4 3 मिनिमम वैल्यू की आपके पास आ गई थी, अगेन फिर 4 और 3 आ रहा, 1 आ गया। 7 5 दो मिनिमम वैल्यू, इसका डिफरेंस नोट किया तो 2 आ गया। सेम बात आपने कॉलम्स के लिए भी करनी है, 5 8 9, इसमें से दो स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 5 और 8, तो 8 और 5 का डिफरेंस क्या आ गया, 3 आ गया। सिमिलरली 4 और 4 आ रहा है, तो इसका डिफरेंस क्या आ गया, 0। जो आ रहा है वो लिखते जाएंगे आप। फिर वैल्यूज आपके पास 3 और 3, दो मिनिमम वैल्यूज आ रही है कॉलम वाइज, तो आपने क्या लिखा था, 0। अब पहली जो अपनी प्लेंटीज आपने कैलकुलेट कर ली है रो वाइज और कॉलम वाइज, मतलब कि 3 0 0 और 1 1 2, इसमें से जो सबसे हाईएस्ट पेनल्टी है, हाईएस्ट पेनल्टी कौन सी आ रही है, 3 आ रही है, जिसको मैंने यहाँ पे स्टार लिखा हुआ। इसका मतलब है कि अब आप वैल्यू असाइन सबसे पहले किस सेल को देंगे, आप कॉलम वाइज वैल्यू दे सकते हैं, सिर्फ कॉलम वाइज, पहले कॉलम वाइज वैल्यूज को आप दे सकते हैं पहले कॉलम में। मतलब पहले कॉलम में 5 की जगह 8 और 9, अब मैं उस पर जाने लगूंगा किसको असाइन कर रहे हैं। ठीक है, हम बात कर चुके हैं जी, लार्जेस्ट पेनल्टी जो है वो इंडिकेट करेगी कि आपकी वैल्यू जो है कॉलम वाइज अगर सिलेक्ट हुई तो कॉलम वाइज आपने वैल्यू दे सकते हैं। अगर ये 1 की जगह 4 होता तो इसका मतलब था कि आपने रो वाइज वैल्यू दे दी थी। ठीक है, अब आपकी कॉलम वाइज है तो कॉलम वाइज पे बात करते हैं जी। अच्छा, 3 का मतलब अब आप नोट ये करें, अब आपके पास कॉस्ट की वैल्यू सबसे कम 5 है, एक 8 पड़ी है, एक 9 पड़ी है। इसमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको वैल्यू आप असाइन कर दें सबसे पहले। अब सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या पड़ी है, 5 ही आपके पास पड़ी है। ठीक है, 8 और 9 तो बड़े आ रहे हैं उससे, तो आप क्या करेंगे, 5 को वैल्यू असाइन कर दें। बाकी सारा मेथड वही जो पीछे भी डिस्कस किया। 5 को कितना दे सकते हैं जी, 100 आपने दे दिया, पीछे कितना बच गया, 200 बच गया। ठीक है, जब 200 बच गया तो अभी आपका एक स्टेप अभी पूरा हो, फिर आप दोबारा पेनल्टी कैलकुलेट करें। अब आप नोट करें, रो वाइज पेनल्टी जो है इस यहाँ पे 0 आ चुका है, इसका मतलब है कि इसकी पेनल्टी अब पहली रो की पेनल्टी कैलकुलेट नहीं कर सकते, जिसको मैंने यहाँ पे डैश का वर्ड लिखा हुआ। ठीक है, आगे भी देखें तो डैश चल रही है, क्योंकि इस रो वाइज अब आपने पेनल्टी कैलकुलेट करने का फायदा नहीं है, क्योंकि आप वैल्यू साइन नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब कि सेकंड पे आ जाए, सेकंड का मतलब है जी 8 4 3, तो दो स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है, 4 और 3, इन दोनों का डिफरेंस नोट करेंगे तो कितना आ गया, 1। आगे 7 और 5 का डिफरेंस आ गया 2। फिर कॉलम वाइज आप बात करेंगे, अब कॉलम वाइज आपने बहुत अहम बात ये है कि इस सेल को आप वैल्यू दे चुके हैं, जिस सेल को आप वैल्यू दे चुके हैं वो अब आपके सेल्स पेनल्टी कैलकुलेट करने के लिए इंक्लूड आपका नहीं होगा। आप इस पीछे क्या बच गया, 9 और 8 बच गया, तो 9 और 8 की पेनल्टी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, वो फिर 8 और 5 का डिफरेंस फिर 3 लिख देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। अब बात समझ आनी चाहिए आपको कि 9 और 8 का डिफरेंस फिर 1 आ गया। अब इस सेल में आप देखिए, जिस अब नोट करते जाएंगे कि इन दो सेल्स में वैल्यूज असाइन नहीं कर सकते थे,
तो ये पेनल्टी का आपका हिस्सा भी नहीं होगा, ठीक है। तो पीछे क्या बच गया 7 और 4, 7 4 का डिफरेंस क्या आ गया 3, 5 और 3 का डिफरेंस क्या आ गया 2। यहाँ पे भी लोग गलती करते हैं स्टूडेंट्स, 4 और 4 का डिफरेंस फिर 0 लिख देते हैं, 3 और 3 का डिफरेंस फिर 0 लिख देते हैं। फिर ये समझ आनी चाहिए बात कि जिसको आप वैल्यू दे चुके हैं वो भी शामिल नहीं होगा, और जिसमें आप वैल्यू नहीं दे सकते वो भी आपकी पेनल्टीज में शामिल नहीं होगा। तो पेनल्टीज कैलकुलेट की आपने 1 2 आ गई जी, 1 3 और 2 आ गया। अगेन हम देखेंगे हाईएस्ट पेनल्टी क्या आ रही है 3। इसका मतलब है कि अब आप फिर अगेन सेकंड कॉलम में वैल्यू असाइन कर सकते हैं, इसकी जगह 4 की जगह, फिर 4 की जगह, या फिर 7 की जगह। अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि कॉलम वाइज भी जो सबसे लीस्ट वैल्यू पड़ी होगी उसको आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं। अब फिर अगेन देखिए तो यहाँ पे भी 4 आ रहा है और इस सेल में भी 4 आपके पास आ रहा है, तो दोनों को वैल्यू असाइन कर सकते हैं, या तो इसमें दे दें या फिर इसमें दे दें। अभी आपने डिस्कस किया कि इस सेल में ऑलरेडी जो है वैल्यू नहीं असाइन कर सकते, तो यही फिर बच गया। तो आपने क्या किया 200 चाहिए, इसको 200 दे दिया, यहाँ से 300 की जगह क्या बच गया 100 बच गया, ठीक है। अब फिर ये आपको तीसरी दफा एक और पेनल्टी कैलकुलेट करनी पड़ेगी जी, ठीक है। अब आप नोट करते हैं इसकी रो वाइज पेनल्टी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, छोड़ दिया हमने। अब इस सेल में 8, ये सेल, और देखिए अब फिर नोट करें 8, ये 4 सेल ऑक्युपाइड हो चुका है। अब पेनल्टी कैलकुलेट करने के लिए कौन से सेल, इस सेल में वैल्यू जा सकती है, 8 और 3 का डिफरेंस आप नोट करेंगे जो कि 5 आएगा, ठीक है। जो सेल मैंने अगेन बात कर देता हूँ, रिपीट करता हूँ, जो सेल ऑक्युपाइड हो चुका है और जिस सेल में वैल्यू नहीं जा सकती वो शामिल पेनल्टीज में नहीं करनी है। तो डिफरेंस नोट किया 8 और 3 का 5 आ गया जी। सिमिलरली जो है ये आपके पास ऑलरेडी खत्म हो चुका था क्योंकि ये 0 आ चुका था, तो ये पूरी वैल्यूज खत्म हो गई है। तो 9 और 5 का डिफरेंस 4 आ गया। सिमिलरली जो है ये 5 की वैल्यू आ चुकी है, 9 और 8 का डिफरेंस 1 आ जाएगा जी। इस कॉलम के सारी वैल्यूज खत्म हो चुकी है, तो यहाँ पे पेनल्टी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपके पास ऑटोमेटिकली वैल्यू खत्म हो चुकी है, इसमें आप दे सकते हैं, तो 5 और 3 का डिफरेंस 2 आ गया। तो अब आप देखिए लार्जेस्ट पेनल्टी के कौन सी स्टैक आपकी हुई है 5 हुई है, मतलब रो वाइज। रो वाइज का मतलब है कि आप इस रो में वैल्यू असाइन कर सकते हैं। आप किसको देना, फिर अगेन वही बात, इसको आप ऑलरेडी पहले दे चुके थे जिसको मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। पीछे सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी बच रही है 3, और 8 में से 3 बच रही है, तो हम सबसे पहले 3 को दे देंगे। जब 3 को आपने क्या दे दिया 100 दे दिया, तो यहाँ से खत्म हो गया है, यहाँ से भी खत्म हो गया है। अब आप नोट करें बाय डिफॉल्ट जो है अब सारी पेनल्टीज आप दे चुके हैं, खत्म भी हो चुके हैं। अब नेक्स्ट आपको पेनल्टी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट जो सेल आपके बच गया है उसको आप वैल्यू दे देंगे, ठीक है जी। वैल्यू दे चुकी हैं जी आप, और यहाँ पे फिर अगेन कॉस्ट निकाल सकते हैं, तो वो आपके पास क्या निकली है $3900 निकली है जी। अगेन फिर आप चेक कर सकते हैं 100 200 300 400 500 600 700, आपके पास 700 है, और नंबर ऑफ ऑक्युपाइड सेल जो है वो कितने आ रहे हैं 5 ही आपके पास आ रहे हैं। चले जी, आज की डिस्कशन होपफुली आपको समझ आई होगी। आपने अभी तीनों मेथड्स को इसके साथ बात की है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के थ्रू $4200 निकला आपके पास, लीस्ट कॉस्ट के थ्रू जो है इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन $4100 निकला है। अगर आप गूगल के थ्रू बात करते हैं तो $3900 निकला है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा फोकस हम करेंगे इसका ऑप्टिमम सोल्यूशन निकालने के लिए। अब आप थ्योरी पे चले जाएंगे जी वापस, अब आप समझ आए जी की बातें जो मैंने अभी आपके साथ की हैं, ये सारी वही लिखा हुआ है। नॉर्थ वेस्ट मैथ में 3 स्टेप्स है। एलोकेट एज मच एज पॉसिबल टू द सिलेक्टेड सेल एंड एडजस्ट द एसोसिएटेड अमाउंट्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड बाय सबट्रैक्टिंग द एलोकेटेड अमाउंट्स, जो मैंने अभी आपसे बातें की। क्रॉस आउट करते जाएंगे रो और कॉलम विद जीरो सप्लाई या डिमांड टू इंडिकेट दैट नो फर्दर असाइनमेंट कैन बी मेड। जैसे मैंने वो नीचे यहाँ पे किया हुआ, उसके नीचे जो है जीरो कहता है साइन करते जाए, जैसे मैं ये कर रहा हूँ कि अब इसमें सेल पे वैल्यूज नहीं जा सकती, ठीक है जी। बाकी उसी तरह पढ़ते हैं कि if both the rows and column met to zero simultaneously cross out one only and leave a zero supply in the uncross out row column। जैसे मैंने अभी वहां पे लीस्ट कॉस्ट मेथड में आपको वो प्रॉब्लम आया था कि जहाँ पे रो और कॉलम इकट्ठी कैंसिलेशन हुई थी तो आपको जीरो लगाना पड़ा, ठीक है। इफ एग्जैक्टली वन रो और कॉलम इज लेफ्ट, वो कहता है सिर्फ अगर एक ही रह गया तो स्टॉप करते हैं, अदरवाइज मूव आपके पास अगले सेल पे मूव करते हैं। लीस्ट कॉस्ट में वही बातें की हैं जी कि सबसे पहले जो अच्छी आपके पास लीस्ट वैल्यू आ रही है उसको आप करते जाएं। अगर जो है इस वैल्यू से वो मैच कर रही है तो फिर टाइज आर ब्रोकन आर्बिट्रेरी, फिर आपकी अपनी चॉइस है, उस हिसाब से आप करेंगे। ठीक है जी। गूगल्स में भी वही काम किया, फॉर ईच रो पेनल्टी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, सारी डिस्कशन वही है। पेनल्टी आपको करनी पड़ेगी जैसे मैंने भी आपसे बातें की, रो वाइज भी कर लें, कॉलम वाइज भी कर लें, जो हाईएस्ट आएगी उसमें से आप वैल्यू असाइन करेंगे, किसको करेंगे जिसमें वैल्यू सबसे कम आ रही हो, ठीक है जी।
ये सारी डिस्कशन कंप्लीट हो जाती है जी। होपफुली आपको समझ आई होगी। कोई फिर भी कोई प्रॉब्लम फील करेंगे तो आप होपफुली मुझसे जो है मोस्ट वेलकम है जी, आप लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बात करेंगे इसके लिए ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालने के लिए। अल्लाह हाफिज।